नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली 6 टू 8th की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 2.0, जिसमें कि यहाँ पर बात करेंगे जो भी सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी होंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन किए होंगे उनके लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें आपके प्रैक्टिस सेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न 80 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 80 प्रश्न जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके विशेष विषय से संबंधित है, उसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आप सभी को ज्ञात होगा। तो यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं, पहला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1632 की बात हो रही है वर्ष, और आपसे क्या पूछ रहा है, बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो बिहार के पटना शहर में कंपनी जो है अपना कारखाना स्थापित करने वाली कंपनी जो थी वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम बताइए। तो यूरोपीय व्यापारी जो थे उनका सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले कौन से व्यापारी आए, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो आपको उनका एक क्रम बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली आए थे आपके 1498 में। पुर्तगाली कब आए थे? तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। डच आए 1605 में। अंग्रेज़ आए 1613 में। और फ्रांसीसी 1664 में। तो ये क्रम भी आपको, ये डेट भी जो है यानी कि सन भी आपको याद करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। और दूसरा कथन है, शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कृष्ट है। नीचे दिए गए एक कोड में से सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, ये कथन जो है वो गलत है। लेकिन वहीं पर शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कृष्ट है, ये जो कथन है वो सही है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल 2 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है, गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है, आपको बताना है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। केवल राइट आंसर को ही देखते चलेंगे क्योंकि व्याख्या देखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको केवल और केवल यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप देख पाएंगे कौन सा टॉपिक आपका बिल्कुल सही है, किस टॉपिक से आपके प्रश्न सही नहीं बन पा रहे हैं, किस टॉपिक से आपके प्रश्न सही बन जा रहे हैं। तो जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं बन पाएंगे उस टॉपिक को आपको उसका अध्ययन आपको बेहतर ढंग से करना होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो इस समिति का नाम था हंटर कमीशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो मंथ भी पूछ रहा है, महीना भी पूछ रहा है। तो ये शुरू हुआ था अगस्त में। कितने अगस्त को? तो 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण था? तो मूर्तिकला की जो गांधार शैली थी वो किसकी मिश्रण थी, आपको बताना है। गांधार शैली जो थी वो आपकी भारतीय और यूनानी शैली की मिश्रण है। भारतीय और यूनानी शैली, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 78 नंबर का है। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? प्रश्न नंबर 78 है और प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है आप सभी देख पाएंगे। तो किससे अनुमति प्राप्त की थी? अनुमति प्राप्त की थी टॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। इन पांचों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी विशेषता थी शिवाजी के मंत्रिमंडल यानी कि अष्ट प्रधान की। तो विशेषता थी इसमें 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया यूरोप में सबसे पहले शुरू हुई थी आपके इंग्लैंड में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतमीपुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी जो था वो किस वंश का? सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर का निर्माण करवाया था? आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था आपसे पूछ रहा है। तो आगरा शहर का जो निर्माण कराया था वो कराया था सिकंदर लोदी ने। किसने कराया था आगरा शहर का निर्माण? सिकंदर लोदी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर का है, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह की विस्फोट का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपसे पूछ रहा है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे रोहिणी, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर और इसके बाद जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आप देखेंगे मेगास्थनीज मौर्य वंश, मेगास्थनीज को मौर्य वंश से मिला देंगे, फाहियान को आप मिला देंगे गुप्त वंश से, फैंगसांग को पुष्यमित्र वंश से। इस प्रकार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन क्या है? बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ये आपका एक कथन है और सत्य कथन को चुनना है। तो ये आपका कथन गलत हो जाता है पहला। दूसरा है, बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ऑप्शन सी है, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। दोनों लोग कर्मवाद के समर्थक थे। ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का जो मूल नाम था वो क्या था? सूर्य सेन था। आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मथुरा कला के संदर्भ में पूछ रहा है। पहला कथन क्या है? यह बैक्ट्रिया पार्थियाई एवं स्थानीय गांधार परंपरा का संगम है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है, बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है। तो यही आपका कथन जो है यहाँ पर मथुरा कला के संदर्भ में पूछा गया है। और तीसरा कथन क्या है? यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। तो मथुरा कला के संबंध में आपका जो यहाँ पर राइट कथन हो जाएगा, सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 यानी कि बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है और बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई गई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? आपको बताना है। इब्न बतूता जब भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कथन आप पढ़ेंगे पहले। अहमदनगर का एक निज़ाम शाही सुल्तान था, उसने किताब-ए नौरश नामक एक पुस्तक की रचना की। तीसरा कथन है, उसने मुहज्जरनामा जारी किया। तो इनके संबंध में जो कथन सही है वो कथन कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल 2। उसने किताब-ए-नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित
में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? प्रशस्ति के विषय में आपको बताना है। पहला कथन है, राजा की प्रशंसा करने एवं उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी प्रशस्तियाँ। दूसरा कथन है, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। तीसरा है, ये जिन काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। तो यहाँ पर आप सारे कथनों को देखेंगे और कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही कथन है कि प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। प्रशस्ति के संबंध में यही कथन आपका यहाँ पर सही जा रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो कौन सा सम्राट था कुशल संगीतज्ञ? ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। कौन सा राजवंश पहले आया, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद में? तो आपको सही कालक्रम में इसको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आया था आपका मौर्य वंश, उसके बाद आया था मौर्य वंश के बाद आपका आया था कुषाण वंश। ठीक है, सबसे पहले आपका मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश के बाद आपका आया था कुषाण वंश, कुषाण वंश के बाद आया था शातवाहन वंश और उसके बाद गुप्त वंश। तो इस प्रकार आप देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज़्यादातर जनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्यों? जो महाजनपद थे आपके 16 महाजनपद, उनके बारे में पूछा गया है कि उनकी मजबूत किलेबंदी थी, उसका वजह क्या था मजबूत किलेबंदी की? तो उसकी वजह थी शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? जो गजनी का सुल्तान था महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था और उसके मंदिर को नष्ट करने का कारण आपसे पूछ रहा है कि किस कारण से, क्या वजह थी जिससे कि उसने मंदिर को नष्ट किया। तो पहला क्या कारण है, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। दूसरा देखेंगे, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में भी श्रेय लेने की कोशिश की। तो यही आपका सही हो जाएगा, महान शासक के रूप में उसने जो है श्रेय लेने की कोशिश की, इस वजह से उसने नष्ट किया था सोमनाथ मंदिर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सिंधु स्थल है, वहाँ पर स्थान दिया गया है, कौन सा स्थल किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे लोथल की बात करें तो लोथल आपका गुजरात से संबंधित है, लोथल को गुजरात से मिला देंगे। उसके बाद देखेंगे रोपड़ जो है, रोपड़ आपका पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा आपका राजस्थान। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 99 नंबर का, क्या है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है आम्भी यानी कि तक्षशिला का राजा आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा है सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई। कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। तो इस कथन में अगर देखा जाए तो आपका सही कथन हो जाएगा 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही बात है। और तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित कीजिए आश्रम आयु। आश्रम है और उस आश्रम के अंतर्गत कितने आयु से कितने आयु तक के व्यक्ति आते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसको आप मिला देंगे जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम जो है आपका है वो 25 से है 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम जो है वो है 50 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम जो है वो 75 से 100 वर्ष, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीधे सीधे सही दिया गया है सभी। अगला प्रश्न क्या है, अगला 9 यहाँ पर आपका 100 हो गया है, 101 से आपका प्रश्न शुरू हो रहा है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। क्यों कहते हैं आर्द्रताग्राही कण, इसकी वजह क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला देखेंगे ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ऑप्शन दूसरा कथन क्या है, दूसरा है ये जल का अवशोषण करते हैं। तीसरा है इसके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया होती है। और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही आपका हो जाएगा
उपरोक्त में से एक से अधिक, पहला और तीसरा सही है, यानी कि एक से अधिक आपका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? दो जो समानांतर भ्रंश होते हैं उनके बीच उठे हुए जो भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब से कब तक चलती है? तो ये चलती है जून से जून शुरू होती है, सितंबर माह तक चलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? आपसे पूछ रहा है बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा घिरा है? तो ये आपका बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहला। अगला प्रश्न है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी तिथि में क्या होता है? एक दिन तिथि जो है वो बढ़ जाती है, एक दिन बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतड़ी है, इधर देखेंगे आपका जो है स्थान के नाम दिए गए हैं, इधर आपके अयस्कों के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है और सुमेलित करना है। ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो पहले यहीं पर आते हैं और देखते हैं इसका मिलान किस प्रकार से। तो खेतड़ी को आप मिला देंगे तांबा से, ठीक है, और निवेली लिग्नाइट्स, जादूगोड़ा आपका यूरेनियम, कुंदेमुख लोहा। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चट्टानों की घुलनशीलता की बात करें तो ये चूना पत्थर जो क्षेत्र होता है वहाँ पर किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चूना पत्थर क्षेत्र में प्रमुख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? तो बिहार राज्य जो है वो किन देशांतर के बीच स्थित है? आप बताएंगे। लगभग 83 डिग्री पूर्व से 66 डिग्री पूर्व, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार राज्य किन देशांतर के बीच अवस्थित है? आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि बिहार स्पेशल है तो हो सकता है ये प्रश्न। 63 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? यानी कि जो वृद्धि थी वो घटी थी किस जनगणना में? तो ये आपकी घटी थी 1921 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का जो निर्यात किया जाता है वो क्या आता है? विशाखापत्तनम और मुर्मू गांव से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपने 71 प्रश्न से 110 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए गए और यहाँ पर इस प्रकार से 40 प्रश्न टोटल होते हैं। अगली क्लास में 40 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। एक साथ 80 प्रश्न हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी ज़्यादा टाइम तक वीडियो देखने में समस्या हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए 40 प्रश्न, अगली क्लास में 40 प्रश्न। तो अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलर देखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।